हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस सेकंड पार्ट ऑफ मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर चैप्टर। तो आज हम बात करने वाला अबाउट मार्जिन कॉल। मार्जिन कॉल क्या होता है? अगर हम कोई भी शेयर को बाय करते हैं तो कुछ फंडिंग हम खुद की करते हैं, थोड़ी फंडिंग हम ब्रोकर के थ्रू कराते हैं इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। तो उस केस में ऐसा होता है कि स्टॉक अगर बहुत ज़्यादा फॉल करने लग गया तो उस केस में देयर इज़ अ रिस्क जो कि ब्रोकर बॉन्ड करता है। तो उस केस में ब्रोकर आपको बोलता है कि आप और पैसे डिपॉजिट कराओ। क्यों? क्योंकि आपकी जो पोजीशन है वो अगेंस्ट में चली गई। आपने बाय किया है तो शेयर नीचे गिर गया, आपने सेल किया है तो शेयर ऊपर भाग गया। उस केस में ब्रोकर आपसे एडिशनल फंड्स मांगता है, दैट्स नोन एज मार्जिन कॉल, राइट। अगर आपने 100 रुपीज़ का एक शेयर बाय किया है एंड यू हैव पेड 70 रुपीज़ एज इनिशियल मार्जिन। आपने शुरू में, ब्रोकर कहता है 30% मैं फंडिंग करूंगा, 70% आप ले आना। तो दैट 70% जो आप शुरू में रखते हो दैट इज नोन एज इनिशियल मार्जिन। एंड ब्रोकर कहता है जब 60 रुपीज़ आ जाए ना, जब जब ये स्टॉक जो है 10 रुपीज़ फॉल कर जाए, मतलब आपके फंड्स में से आपके 70 रुपीज़ के फंड कितने हो गए? 60 रुपीज़, बिकॉज 10 रुपीज़ तो उड़ गए, 10 रुपीज़ स्टॉक का प्राइस गिर गया। उस केस में ब्रोकर कहता है जब आपके फंड 60 रुपीज़ हो जाए तो पैसे ले आना। कितने ले आना अभी बात करते हैं। तो जब ब्रोकर कहता है इतने होने पर ले आना, दैट इज नोन एज मेंटेनेंस मार्जिन। 60% इज मेंटेनेंस मार्जिन, कि आपको मिनिमम 60% मेंटेन करने हैं। शुरू में आपको 70% ला सकते हो मिनिमम, ऑब्वियसली सारी चीज़ें मिनिमम की बात हो रही है। 70% आप शुरू में ला सकते हो, दैट इज नोन एज इनिशियल मार्जिन। ब्रोकर तभी आपका ट्रेड को एग्जीक्यूट करेगा। और जब 60% हो जाएगा तो ब्रोकर कहेगा पैसे ले आओ। अब पैसे ले आओ तो कितने पैसे ले आओ? क्या, इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। लेट्स से देयर इज अ शेयर रुपीज़ 500। ब्रोकर कहता है जब भी 400, आपको 400 रुपीज़ लाने पड़ेंगे ये ट्रेड एंटर करने के लिए, तो मैंने 400 रुपीज़ ब्रोकर को दे दिए। अब शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ फॉल कर गया, तो मेरे 400 रुपीज़ कितने रह गए? 300 रुपीज़। ब्रोकर ने सेट किया हुआ है मेंटेनेंस मार्जिन 300 है, मतलब जब भी 300 रुपीज़ से नीचे जाएगा प्राइस तो वो बोलेगा पैसे लेके आओ। लेट्स से शेयर 20 रुपीज़ और फॉल कर गया, तो मेरे पैसे कितने रह गए? 280 रुपीज़। तो ब्रोकर विल कॉल मी एंड से कि आप पैसे लाओ। नाउ द क्वेश्चन लाइज कि ये 280 रुपीज़ जो हम 280 रुपीज़ हमारे फंड हो गए हैं, कितने पैसे और लाने हैं? क्या इस 280 को फिर से 400 करना है या इस 280 को 300 करना है? प्लीज़ थिंक एंड आंसर। द आंसर इज डिफरेंट। अगर आप शेयर्स में काम कर रहे हैं तो शेयर्स में आपको मेंटेनेंस मार्जिन तक लेके जाना है मिनिमम। और अगर आप फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं, ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, उस केस में आपको 400 तक लेके जाना होता है टू द इनिशियल मार्जिन। दिस रूल यू हैव टू रिमेंबर कि अगर मार्जिन कॉल आएगा तो आपको मेंटेनेंस तक लेके जाना होता है इन केस ऑफ शेयर्स, एंड डेरिवेटिव्स के केस में आपको इनिशियल तक लेके जाना होता है। होप सो द पॉइंट इज वेरी क्लियर, राइट। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि इतना है ये लेवरेज रेशियो, इतनी मेंटेनेंस मार्जिन। ऑब्वियसली 1/लेवरेज रेशियो करके हम इनिशियल मार्जिन हम निकाल सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह के क्वेश्चंस है कराए में, बट अल्टीमेटली हमें क्या याद रखना है लास्ट के लिए? द फॉर्मूला, कि मार्जिन कॉल कब आएगी, उसके लिए ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। कैसे? लेट्स से एक स्टॉक है 300 रुपीज़ का। अब हुआ क्या, 80% इज इनिशियल मार्जिन एंड 60% इज मेंटेनेंस मार्जिन। तो क्वेश्चन आता है कि मार्जिन कॉल कब आएगी अगर आपने इस शेयर को लॉन्ग किया, अगर आपने इस शेयर को बाय किया है। तो फॉर्मूला इसका होता है 1 माइनस इनिशियल मार्जिन डिवाइड बाय 1 माइनस मेंटेनेंस मार्जिन इनटू प्राइस, दैट इज 300 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.8 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.6। ये जो प्राइस आएगा, इस प्राइस पे ब्रोकर आपको कॉल करेगा कि आप पैसे लेके आओ। दिस इज दैट प्राइस। और अगर यही आपने अगर शॉर्ट किया हुआ है, आपने 300 रुपीज़ पे शेयर को सेल किया हुआ है, तो कितना प्राइस आने पर ब्रोकर आपसे कॉल करेगा? द फॉर्मूला बिकम्स 1 प्लस इनिशियल मार्जिन एंड 1 प्लस मेंटेनेंस मार्जिन। तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। दिस इज हाउ द होल थिंग इज डन। होप सो एवरीथिंग इज क्लियर। किस तरीके से निकाला, यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी हाउ इट इज डन।
मार्जिन कैसे निकालना है, मार्जिन इज इक्वल टू 1/लेवरेज रेशियो, वी हैव ऑल डिस्कस. नाउ कम्स अ थियोरेटिकल पॉइंटर विच इज़ वेरी इजी. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम. तो इसका एक निमोनिक बनाया हुआ है, पिक PIC, दैट इज अचीवमेंट ऑफ पर्पसेस. क्या पर्पस होता है? सेव करना, आप सेव करते हैं. बोरो करना, कंपनीज बोरो करती हैं. इक्विटी रेजिंग, ऑब्वियसली एक होता है कि डेट रेजिंग इज बोरोइंग एंड इक्विटी रेजिंग इज ओनर बनाना. हेजिंग, दैट इज रिस्क ट्रांसफर, कि मुझे लगता है कि डॉलर के प्राइस बढ़ने से मुझे नुकसान होगा, उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं डॉलर फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकता हूँ. हेजिंग के काम आता है. एक्सचेंज ऑफ एसेट एक्सचेंज करना. ट्रेडिंग हो सकता है इन्वेस्टर और इंफॉर्मेशन मोटिवेटेड इन्वेस्टर. इन्वेस्टर वो होता है जो सेव करता है. इंफॉर्मेशन मोटिवेटेड इन्वेस्टर वो होता है जो बहुत ज़्यादा रिसर्च करके मेरे को ऐसा चाहिए, ये फंडामेंटल, वो फंडामेंटल, बहुत चीज़ें देख के फिर इन्वेस्ट करता है. दैट्स नोन एज इंफॉर्मेशन मोटिवेटेड ट्रेडर. मतलब ही इज अ इन्वेस्टर ओनली, जस्ट दैट की वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन मोटिवेटेड ट्रेडर. अगला फंक्शन होता है आई, इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन. जो भी हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, स्टॉक मार्केट है और भी हमारी जो सिस्टम्स है, इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, लाइक एवरीथिंग. सी इज कैपिटल एलोकेशन एफिशिएंसी, दैट इज जो भी फंड्स हैं ऑप्टिमली यूटिलाइज होंगे. मेरे पास बहुत फंड्स हैं, कोई और पर्सन है, उसके पास फंड्स की कमी है, उसे फंड्स चाहिए, तो उस केस में आई कैन गिव पर्सन दैट फंड. तो फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प करता है बोरोवर्स को पैसा लेने के लिए फ्रॉम सेवर्स टू बोरोवर्स तक फंड्स पहुंचाने में हेल्प करता है, ताकि हमें पॉजिटिव NPV मिल पाए और उनका भी जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो पाए. क्या फीचर्स होते हैं एक अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम के? कंप्लीट मतलब सारे पर्पस, जो ऊपर पर्पस है ये सारे पर्पस फुलफिल कर दे, दैट्स अ वेरी गुड फाइनेंशियल सिस्टम. ऑपरेशनल एफिशिएंसी, दैट इज काम हो बहुत लो कॉस्ट पे, आप बाइंग सेलिंग शेयर्स में करो, ऑप्शंस में करो, अलग इंस्ट्रूमेंट्स में करो, म्यूचुअल फंड्स में करो, कॉस्ट शुड बी वेरी लो. दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है एक्सप्लिसिट, एक होती है इम्प्लिसिट. एक्सप्लिसिट मतलब आस्क एंड बिड रेट, मतलब कि लेट से एक शेयर है 200 रुपीज़ का, तो 200 आपका LTP दिखता है, आप 200 पे बाई नहीं कर सकते. 199 पे सेलर है और 199 पे बायर है और 201 पे सेलर है. तो अगर आप 200 डालेंगे तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा. आपको बाय करना है तो इससे बाय करना पड़ेगा, सेल करना है तो इसको सेल करना पड़ेगा. अब इसके बीच का जो गैप है, लेट से 195 और 205 हो जाता है. जितना वाइडर गैप उतनी बड़ी आपकी कॉस्ट, आपको और महंगा पड़ेगा शेयर. एक होता है इम्प्लिसिट, दैट इज अपॉर्चुनिटी एंड इम्पैक्ट कॉस्ट. अगर आपको शेयर बाय करना है और आपको लगता है कि यार कि ले लेता हूँ शेयर, बहुत अच्छी न्यूज़ है, और आप धीरे धीरे करके बाय कर रहे हो, लेकिन उस बाय करने के चक्कर में क्या हुआ, स्टॉक की आपका ओवर भाग गया. आपने स्टॉक लेने का सोचा, आप स्टॉक ले रहे हो, कोई स्टॉक 100 रुपीज़ का आपने बाय करने के लिए डाला, चलो 100 में दे दो, उसका स्टॉक 101 हो गया, 102 हो गया, 110 हो गया, 115 हो गया, 120 हो गया, आप स्टॉक ले ही नहीं पाए. दैट्स नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एक होती है इम्पैक्ट कॉस्ट. आपने मार्केट ऑर्डर डाल दिया. क्या मार्केट ऑर्डर होता है हम आगे वाली सेशंस में कवर करेंगे. आपने मार्केट ऑर्डर डाल दिया, आपने कहा जिस रेट पे भी शेयर मिलता है मैं शेयर लेने के लिए रेडी हूँ. उस केस में क्या हुआ, 100 रुपीज़ का शेयर चल रहा था, आपके बाय करने की वजह से ये शेयर 105 हो गया और आपको ही महंगा शेयर पड़ा. दैट्स नोन एज इम्पैक्ट कॉस्ट. मतलब इसमें एक टर्म यूज होती है विनर्स कर्स, मतलब आप विन तो कर गए बट आपको एक कर्स मिला है कि आपको ही महंगे रेट पे खरीदना पड़ा. तो एक अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम वो होता है जिसमें जो भी कॉस्ट होती है वो कम हो, चाहे एक्सप्लिसिट हो चाहे इम्प्लिसिट हो. एक्सप्लिसिट कैसे कम कर सकते हैं, ऑब्वियसली कि एक लार्ज वॉल्यूम पे ट्रेडिंग होगी तो ब्रोकरेज विल बी लो. बिड आस्क स्प्रेड कैसे लो होगा, बाय लिक्विडिटी, ज़्यादा बायर सेलर होंगे, तो ऐसे इम्पैक्ट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम आएंगी. अगले आता है इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी. इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी का मतलब है सारी इंफॉर्मेशन फंडामेंटल्स ऑफ द स्टॉक शुड बी इन दी करंट प्राइस. आज रिलायंस का रिजल्ट आया और रिजल्ट बहुत अच्छा आया एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेशंस, तो उस केस में रिलायंस के शेयर को ऊपर जाना चाहिए. या फिर आज विप्रो का रिजल्ट आया, अभी जैसे जुलाई मंथ चल रहा है, जुलाई मंथ में IT कंपनीज का रिजल्ट भी आना है, कोई भी IT कंपनी का रिजल्ट आया और जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतना ही रिजल्ट आया, तो उस केस में शेयर प्राइस को मूव नहीं करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी प्राइज्ड इन. एक अच्छा सिस्टम वो है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन फंडामेंटल्स की प्राइस इन होनी चाहिए करंट
करंट शेयर प्राइस में सारी इंफॉर्मेशन प्राइस्ड इन होनी चाहिए। दिस इनकॉर्पोरेशन शुड बी इंस्टेंट होनी चाहिए। अगर विप्रो का रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से बेटर आया तो इंस्टेंटली वो शेयर का प्राइस, लेट्स से आई वुड नॉट बी एबल टू कैलकुलेट एग्जैक्टली कि हाउ इट इज डन, बट लेट्स से 10% एक्सपेक्टेशन से बेटर आया तो विप्रो का शेयर इंस्टेंटली 10% ऊपर जाना चाहिए। आई नो इट्स एन अनरियलिस्टिक assumption which I have just said, but just to understand for now मैंने एग्जांपल लिया। कैसे वैल्यू कितनी बढ़ती है वो हम कॉर्पोरेट फाइनेंस चैप्टर में स्टडी करेंगे, हाउ इट इज एक्चुअली वैल्यूड, कैसे एनपीवी वैल्यू होती है, एनपीवी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, और वो नंबर ऑफ जो वैल्यू आती है उतने से आपका शेयर प्राइस एक्चुअल में राइज करता है, राइट। इट जस्ट नीड्स टू बी अनबायस्ड, बायस्ड नहीं होना चाहिए, दैट इज एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है तो ऊपर भाग जाए, एक्सपेक्टेशन से नीचे आए तो शेयर नीचे भाग जाए। इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी रिक्वायर्स एडिक्वेट डिस्क्लोजर, और इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी कब आएगी, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर बनेंगे, रीजनेबली एक्यूरेट बनेंगे, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एज पर प्रोस्पेक्टस। ऑल्सो न्यू इंफॉर्मेशन विल गेट इनकॉर्पोरेटेड इन द शेयर प्राइस ओनली इफ ट्रेडर्स ट्रेड ऑन द सेम, और कोई भी नई इंफॉर्मेशन आई है सारे ट्रेडर्स ट्रेड करा के उस नई इंफॉर्मेशन का इफेक्ट भी प्राइस के अंदर इंस्टेंटली ले आएंगे। फॉर दैट टू हैपन ट्रांजेक्शन, और ये कब होगा, जब ट्रांजेक्शन कॉस्ट लो होगी। अगर बाय सेल करने में बहुत एक्सपेंस लगेगा और कोई अच्छी न्यूज़ आई है तो कोई बंदा बाय नहीं करेगा, वो सोचेगा यार मैं बाय करूंगा इतना महंगा पड़ेगा, इससे बढ़िया बाय ना ही करूं। तो इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी होने के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लो होना जरूरी है। ऑल दिस रिजल्ट्स इन लिक्विड एंड वाइब्रेंट मार्केट, जिससे कि इकोनॉमी की ग्रोथ पॉसिबल होती है, राइट। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ मार्केट रेगुलेशन। लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा थियोरेटिकल होगा, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, बट आई थिंक यस करना चाहिए बिकॉज एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। क्या फाइनेंशियल मार्केट्स कॉम्प्लेक्स हैं? ऑब्वियसली यस हैं, नहीं होता तो पढ़ी क्यों रहते हैं। इफ फाइनेंशियल मार्केट्स आर लेफ्ट अनरेगुलेटेड, कोई रूल्स नहीं होते तो क्या होता, फ्रॉड होता, थेफ्ट होता, बड़ी बड़ी कंपनीज, हेज फंड्स हो गए, कोई भी कंपनी जो इसमें, कोई भी पर्सन जो इसमें एक्सपर्ट है। अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, रियल एस्टेट में कितने फ्रॉड्स होते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं है, एंड यहाँ, और उस वजह से क्या होता है, थेफ्ट होता है, फ्रॉड होता है। सेम थिंग हैपन्स हियर। रिटेल वुड नॉट बी एबल टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस, हम जैसे लोग रिटेलर्स इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे परफॉर्मेंस को कि कंपनी अच्छी है बुरी, कोई रूल्स नहीं होगा, कोई भी कैसे मर्जी अकाउंट्स बनाएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग होगी, अंदर की खबर पे जो न्यूज़ बाहर नहीं आई, बाहर आनी है, कोई बुरी न्यूज़ आनी है, पहले से लोग शॉर्ट करके बैठ जाएंगे, जब न्यूज़ आएगी कौन 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 फंसेगा, रिटेलर्स फंसेंगे। देयर विल बी इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर्स, कोई नहीं बताएगा कि मतलब डिस्क्लोजर्स यू हैव अंडरस्टूड राइट, कि और बीट ऑडिट डिस्क्लोजर्स, बीट कंपनी वाइड डिस्क्लोजर की कंपनी न्यू प्रोजेक्ट लगा रही है या बिजनेस बंद कर रही है तो डिस्क्लोजर्स नहीं होंगे। देयर विल बी सिग्निफिकेंट एजेंसी प्रॉब्लम्स, मैनेजमेंट और शेयर होल्डर। एक कंपनी का ओनर होता है शेयर होल्डर, लेकिन शेयर होल्डर्स बहुत सारे होते हैं, तो शेयर होल्डर्स मिलके कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं ताकि वो बिजनेस को रन करें, एंड वो मैनेजमेंट का काम होता है कि वो शेयर होल्डर्स के लिए काम करें, राइट। लेकिन अगर रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे तो मैनेजमेंट अपने हिसाब से, अपने अच्छे के लिए वो कुछ भी करेगी और शेयर होल्डर्स के बारे में नहीं सोचेगी। दैट्स नोन एज एजेंसी प्रॉब्लम्स। देयर विल बी डिफॉल्ट्स। इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी का मतलब इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर रूल्स लगते हैं। इकरा इज दी ऑर्गेनाइजेशन जो कि रूल्स इसके ऊपर लगाती है। तो एज पर दैट, इंडिया में बात कर रहा हूँ, तो एज पर दैट अगर एक इंश्योरेंस कंपनी है वो इससे ज़्यादा एक्सपोजर नहीं ले सकती और रूल्स नहीं है तो वो एक्सपोजर जितना मर्जी ले लेगी, और डिफ़ॉल्ट होगा तो जस्ट लाइक 2008 जो क्राइसिस हुआ था लेमन ब्रदर्स का, तो सिमिलर चीज़ें हो सकती हैं। मतलब ऑब्वियसली दैट केस वाज वेरी डिफरेंट, बट ऑब्वियसली रेगुलेशंस नहीं होगी तो कुछ भी हो सकता है। रूल्स लाने का क्या बेनिफिट होता है? ऑब्वियसली जो चीज़ें डिस्कस की उसका उल्टा, कि फ्रॉड ना हो, थेफ्ट ना हो, एजेंसी प्रॉब्लम ना हो, फेयर ऑर्डरली मैनर में फाइनेंशियल मार्केट्स चलें, इन्वेस्टर्स इजीली परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर पाएँ, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, और ऐसे डिफ़ॉल्ट्स ना हो जो पास्ट में हुए हों। होपफुली द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। जो अभी हमने की थोड़ा सा बोरिंग रहा होगा, बट येस विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, बाय बाय।